और चलिए आपको विधान परिषद लिए चलते, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे हैं। वह अब भी हमारे लिए पवित्र है। याद करिए, जिस गंगा की पवित्रता और अविरलता के बारे में प्रश्न उठ रहा था, 2014 के पहले, नमामि गंगे परियोजना के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मां गंगा 1000 किलोमीटर दूरी तय करती है, बिजनौर जनपद से बलिया जनपद तक। इन 1000 किलोमीटर के दायरे में सबसे क्रिटिकल पॉइंट, और एक क्रिटिकल पॉइंट केवल उत्तर प्रदेश के लिए नहीं था, गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक के इस पूरे 2500 किलोमीटर के दायरे में था, वह कानपुर था। कानपुर में 125 वर्षों से सीसा और मऊ में 4 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गंगा जी में उड़ेला जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से इस योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हमें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई। यद्यपि पैसा 2015 में भी उन्होंने उपलब्ध कराई, लेकिन समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उसको लागू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। ये जो प्रदूषण की बात करते थे ना, ये वही लोग हैं जो अपने समय में कुछ कर नहीं पाए, और हमें अवसर मिला तो डबल इंजन की सरकार ने सीसा मऊ के सीवर पॉइंट को सेल्फी पॉइंट बनाने का काम किया। एक भी बूंद सीवर आज के दिन पे मां गंगा में कानपुर में नहीं जाता है। और यही बात उन्होंने कहा कि ये सीवर पॉइंट बनाने का काम किसने किया, सीवर वहां तक गिराने का काम किसने किया था, अंग्रेजों के समय प्रारंभ हुआ था। तो पश्चिम के जो विचारक आज हमें उपदेश देते हैं, अपने करतूतों को नहीं देखते। और उन्होंने कहा कि उसको जिसको ये दूषित कहते थे, भारत के सनातन धर्मावलंबियों के लिए वह मां गंगा आज भी उतनी ही पवित्र है, और इसलिए उन्होंने इन सभी चीजों की परवाह के बगैर, क्योंकि उन्होंने कहा कि यही नहीं, महाकुंभ में एक नया हिंदू विमर्श भी पैदा किया है। ये पश्चिमी आधुनिकता जिसे तूने दूषित किया, वह भी हमारे लिए पवित्र है, क्योंकि यही हमारी सुरसरी है, जो बहते बहते हरेक को पवित्र करती रहती है। और विज्ञान भी तो यही कहता है कि बहता हुआ जल अपने आप को पवित्र करता रहता है। हमारी नदी संस्कृति यही है। और आपने इस चीज को देखा होगा, मैंने पिछले दिनों जब मैं यहाँ पे राज्यपाल जी के भाषण में चर्चा के में भाग लेने के लिए यहां आया था, तब भी मैंने बताया था कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी नमूने ले जाते थे वह 200 से लेते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उत्तर प्रदेश का है, उसके अपने सैंपल कलेक्शन होते थे और लैब भी वहां मौजूद है। हमने कोई आउटसोर्स नहीं किया, बल्कि स्वयं के मैन पावर से सारे सैंपल लेते थे। और हम लोग देखते थे कि जिन क्षेत्रों में, खासतौर पर आबादी वाले उन क्षेत्रों में जहां भैंस गाय नदी से इस पार से उस पार जाते हैं, और वहां पे जब भैंस गाय नदी में नहाते हैं तो वहां पे फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा बढ़ती है। लेकिन वही चीज आगे बढ़ती हुई जब जाती थी, संगम में जब भी नमूने लिए गए तो नमूने बीओडी के, डीओ के या फीकल कोलिफॉर्म के हमेशा वह शुद्धता के सभी मानकों को पूरा करते हुए दिखाई दिए हैं। और हर सैंपल को जनवरी से लेकर के फरवरी तक हर सैंपल वहां पे पास हुआ है। ये चीजें क्या दिखाती हैं कि हमारी मां गंगा या हमारी नदी संस्कृति हमेशा अपनी शुद्धता का ध्यान भी स्वयं रखती है, क्योंकि वही तो हमारी जीविका का आधार भी है और हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन आर्थिकी का पक्ष भी महत्वपूर्ण है,
और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के इस बात को लेकर के कि उन्होंने भारत की विरासत को विकास के साथ जोड़ने के साथ साथ आस्था को आजीविका के साथ जोड़ करके नए नए साधन उपलब्ध करवाए हैं देशवासियों के लिए। 2019 के पहले प्रयाग आपके काशी में कितने श्रद्धालु या टूरिस्ट आ पाते थे, उनकी संख्या सीमित थी। और काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद आज पूरी काशी नए कलेवर और काया के साथ दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। 13 जनवरी से लेकर के 27-28 फरवरी तक इन 45-50 दिनों तक पूरी काशी पूरी तरह पैक थी। 5 लाख से लेकर के 25 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन वहां पे दर्शन करता था, मां गंगा में स्नान भी करता था और काशी के इस वैभव को भी देखता था, इस कलेवर और कायाकल्प को भी देख करके अभिभूत होता था और काशी के साथ साथ प्रदेश और देश के विकास में भी अपना योगदान करता था। लेकिन काशी के लोगों का धैर्य उस दौरान वास्तव में उससे भी ज्यादा अभिनंदन का पात्र है, जिन्होंने 1.5 महीने लगभग 150 दिन तक उनके आने जाने के साधन बंद रहे, लेकिन धैर्य के साथ आतिथ्य सत्कार का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। यह हमारा काशी है, सबको गले लगाना जानता है। अयोध्या धाम यही दृश्य था। 5 लाख से लेके 15 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या धाम में देखने को मिला। उन्होंने सुविधाओं की परवाह नहीं की और वहां के नागरिकों ने भी, वहां के संतों ने भी अपनी सुविधा की परवाह नहीं की। श्रद्धालुओं को सुविधा मिलनी चाहिए, उनके आतिथ्य सत्कार के लिए वे हर समय खड़े रहते थे। मैं इस अवसर पर प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या धाम और काशी धाम से जुड़े हुए अपने सभी वहां के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और उनके प्रति धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धैर्य के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया। और हमने देखा कि जिस भी जगह से श्रद्धालुजन गए, पर्यटक गए, उस जनपद के लोगों ने भी आतिथ्य सत्कार के नए उदाहरण प्रस्तुत किए। क्या चित्रकूट हो या प्रतापगढ़, जौनपुर हो, भदोई हो, मिर्जापुर हो, कौशाम्बी हो, फतेहपुर हो या जिस भी मार्ग से गए, हर एक जगह लोगों ने अभिभूत करने वाला स्वागत किया। मुझे याद है 28 जनवरी को सायंकाल 5 बजे से लेकर के 29 जनवरी को हम लोगों ने प्रयागराज में भीड़ के वॉल्यूम को देखते हुए लगभग 2 लाख वाहन अगल बगल के जनपदों में रोके थे और उस जनपद में ही उन श्रद्धालुओं के लिए भोजन की, रहने की व्यवस्था की थी, वहां के नागरिकों ने की थी, प्रशासन उसमें सहयोगी बन रहा था, लोग कर रहे थे। आतिथ्य सत्कार का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और कहीं कोई घटना नहीं घटित हुई। हाँ, पूरी दुनिया आई थी, 100 से अधिक देशों के लोग इस अवसर पर आए और आर्थिकी के बारे में इसकी आस्था आजीविका का आधार बनता है। आप पीटीए की बात करते हैं, मैं तो एक नाविक की चर्चा कर रहा हूं, मैंने कल भी सदन में की थी। एक नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाओं का बेड़ा है, उन्होंने 13 जनवरी से लेकर के 26 फरवरी के बीच में 30 करोड़ रुपए कमाए हैं एक परिवार में। आप मुझे बताइए, क्या इतना पैसा कभी कोई कमा सकता था? अभिभूत करने वाला। प्रतिदिन का अगर आप एवरेज देखें तो 50,000 रुपए से लेके 55,000 रुपए का उनका एवरेज था पर डे की एक नाव से कमाई का। तो मुझे पहले इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। मैं प्रयागराज एक दिन गया था, स्वयं भी मैंने इस चीज को कहा कि भाई कैसे हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैं, हमारे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी, हमारे मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी
उन नाविकों का सम्मान भी किए थे, क्योंकि हमारे लिए सम्मान करने का अवसर इसलिए भी था क्योंकि भगवान राम के मित्र निषाद राज की परंपरा को आज भी वे उसी श्रद्धा भाव के साथ निर्वहन कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे इनके साथ सहभागी बन सकते हैं? तो मैंने महाकुंभ के दौरान इस बात को देखा। एक नाविक मुझे मिला, पहले मुझे एक परिवार मिला जो बाहर से आए थे। उन्होंने मुझसे, अब कल प्रयागराज आ रहा हूं, अगर आप वहां रुक सकते हैं तो मुलाकात कर लेंगे। मैं मुलाकात किया। मुलाकात करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भी कितने लोग? उन्होंने कहा 10 हमारे ग्रुप थे और हमें तो नाव वालों ने संगम में ले जाकर के स्नान करवा दिया था। तो मैंने कहा नाव वाले ले जा रहे थे तो आप लोग हर ग्रुप को ले जाने में कितना पैसा लग रहा था? उन्होंने कहा साहब देखिए, वे हम लोगों से हर ग्रुप से 2-2 हजार रुपया लेते थे और हमें ला करके स्नान करा के आते थे। और आप सोचिए कि मैंने कहा कितने का 2 घंटे के अंदर हम लोगों ने अपना स्नान पूरा कर लिया था, तो 20,000 रुपये तो यही हो गए उन लोगों से। अब 2 घंटे में 20,000 रुपये जो कमा रहा है, सुबह 4 बजे से ही उनके द्वारा स्नान का कार्यक्रम प्रारंभ होता है, तो सायंकाल तक 50,000 रुपये कमाना उनके लिए कोई कठिन काम नहीं था। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यह कौन तबका ऐसा नहीं था जिसने न कमाया हो, और उसका बृहद आर्थिकी पक्ष है जिसको लेकर के आर्थिक विशेषज्ञ अपने अनुसार अनुमान लगा रहे हैं। हमारा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3.5 लाख